विद्यार्थियों, आपका स्वागत है टोटल साइंस सॉल्यूशन चैनल पर। एक बार फिर से चैनल पर विजिट करने के लिए आपका धन्यवाद। इस चैनल पर आप देख रहे हैं कक्षा 6वीं से 10वीं विज्ञान विषय से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों के उत्तर, महत्वपूर्ण नोट्स आपकी परीक्षा की तैयारी हेतु यहाँ महत्वपूर्ण प्रश्न और महत्वपूर्ण नोट्स पब्लिश किए जा रहे हैं। इस वीडियो में हम लेकर आए हैं कक्षा 9वीं का अध्याय 8 बल एवं गति के नियम से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण नोट्स पहले हम देखेंगे, फिर वस्तुनिष्ठ प्रश्न, रिक्त स्थान, लघुत्तरीय प्रश्न, दीर्घोत्तरीय प्रश्न, सत्य असत्य सभी सामग्री यहाँ पर हम देखेंगे। इस अध्ययन सामग्री से आप अपनी परीक्षा की तैयारी आसानी से कर सकते हैं। तो हम प्रारंभ करते हैं इस वीडियो को बल की परिभाषा से। किसी वस्तु पर लगने वाले धक्के या खिंचाव को बल कहते हैं, अर्थात खींचना या धक्का देना बल कहलाता है। एक वस्तु जो विराम अवस्था में है उसे गतिशील बनाने के लिए इसी प्रकार बल लगाना होगा। कोई वस्तु जो गति की अवस्था में है उसे विराम अवस्था में लाने के लिए उस पर बल लगाना होगा। अर्थात बल द्वारा किसी वस्तु की गति अवस्था में परिवर्तन किया जा सकता है या परिवर्तन का प्रयास किया जा सकता है। वस्तु का आकार या आकृति बदलने के लिए भी बल लगाया जाता है। जैसे स्प्रिंग या रबर बैंड को खींचा जाता है तो उसका आकार बदल जाता है। बल का अध्ययन करते समय दो बातों पर विशेष ध्यान देना आवश्यक है। बल कौन लगा रहा है, बल किस पर लग रहा है। अब हम देखते हैं आगे संतुलित तथा असंतुलित बल। संतुलित बल किसे कहते हैं? जब किसी वस्तु पर लगे अनेक बलों का परिणामी बल शून्य होता है तो इस तरह के बलों को संतुलित बल कहा जाता है। अर्थात दोनों ओर से जब समान बल लगाया जाता है, दोनों दिशाओं से समान बल लगाया जाता है तो वह बल संतुलित बल कहलाता है। संतुलित बल के प्रभाव। संतुलित बल किसी भी वस्तु की गति अवस्था में परिवर्तन नहीं लाता है। अर्थात वस्तु विराम अवस्था में है तो विराम में ही रहेगी, गतिमान है तो उसी वेग से गतिमान ही रहेगी, क्योंकि यह बल समान परिमाण का होता है परंतु विपरीत दिशाओं में लगता है। संतुलित बल किसी भी वस्तु की आकृति और आकार में परिवर्तन कर सकता है। दूसरा है असंतुलित बल। तो जब किसी वस्तु पर लगे अनेक बलों का परिणामी बल शून्य नहीं होता है तो इस प्रकार के बलों को असंतुलित बल कहा जाता है। अर्थात बल जो किसी वस्तु पर विभिन्न दिशाओं में तथा असमान रूप से लग रहे हों वह असंतुलित बल है। असंतुलित बल की स्थिति में स्थिर वस्तु अधिक बल वाली दिशा में गतिमान होने लगती है। असंतुलित बल के प्रभाव क्या हैं? असंतुलित बल किसी भी स्थिर वस्तु को गतिशील कर देता है। यह गतिशील वस्तु के वेग को बढ़ा देता है या किसी भी गतिशील वस्तु के वेग को कम कर सकता है। किसी भी गतिशील वस्तु को स्थिर बना देता है। किसी भी वस्तु के आकृति एवं आकार में परिवर्तन कर देता है। जैसे उदाहरण भी यहाँ पर हम देखें तो हम एक लकड़ी के बक्से को खिसकाना चाहते हैं, इस हेतु इसको खींचते हैं। यहाँ बक्से पर दो बल लगते हैं। पहला बाह्य बल खींचना उसे खिसकाने के लिए, तथा दूसरे फर्श तथा बक्से के बीच घर्षण जो बक्से को खिसकाने के विपरीत दिशा में लगता है। यदि बाह्य बल घर्षण बल के बराबर है तो बक्सा नहीं खिसकता है, तब यह संतुलित बल है। यदि बाह्य बल घर्षण से अधिक है तो बक्सा खिसकने लगता है, तब यह असंतुलित बल है। यहाँ देखें, आप बाह्य बल लगाया जा रहा है और घर्षण बल भी इस पर कार्य कर रहा है। यदि बक्सा खिसक जाता है तो असंतुलित बल है, और यदि बक्सा नहीं खिसकता है तो वह संतुलित बल का उदाहरण होता है। दूसरा उदाहरण है रस्सा कसी के खेल में जब दोनों टीम रस्से को बराबर बल से खींचती हैं तो परिणामी बल शून्य होगा और दोनों टीमें अपने स्थान पर स्थिर बनी रहती हैं। इस दशा में दोनों टीमों द्वारा रस्से पर लगाया बल संतुलित बल है। न्यूटन का गति का प्रथम नियम देखेंगे हम यहाँ पर। तो कोई भी वस्तु अपने आप अपना स्थान नहीं बदलती जब तक कि कोई उसे वहाँ से हटाए ना, अर्थात बल न लगाए। इसी प्रकार कोई गतिशील वस्तु तब तक नहीं रुकेगी जब तक कोई उसे रोकेगा नहीं। इस प्रकार हम कह सकते हैं प्रत्येक वस्तु अपनी स्थिर अवस्था या एक समान गति की अवस्था में तब तक बनी रहती है जब तक कि उस पर कोई बाह्य बल ना लगे। यही न्यूटन की गति का प्रथम नियम कहलाता है। किसी वस्तु के विराम अवस्था में रहने या एक समान वेग से गतिशील रहने की प्रवृत्ति को जड़त्व कहते हैं। इसी कारण से जड़त्व का नियम भी कहते हैं। दूसरे शब्दों में सभी वस्तुएं अपनी अवस्था में परिवर्तन का विरोध करती हैं, इसे जड़त्व कहते हैं। किसी वस्तु का द्रव्यमान उसके जड़त्व की माप है। अर्थात वस्तु का द्रव्यमान बढ़ने पर जड़त्व बढ़ता है तथा द्रव्यमान घटने पर जड़त्व कम होता है। उदाहरण देखें, जैसे हम तो किसी चलती हुई गाड़ी में सीट पर बैठे लोग गति की अवस्था में होते हैं। ब्रेक लगाए जाने पर गाड़ी के साथ सीट भी विराम अवस्था में आ जाती है, परंतु हमारा शरीर जड़त्व के कारण गतिज अवस्था में ही बने रहने की प्रवृत्ति रखता है। फलतः हम आगे की ओर गिर सकते हैं। इसी प्रकार एक स्थिर बस में बस की फर्श के साथ हमारा पूरा शरीर विराम अवस्था में रहता है। बस के अचानक गति में आ जाने से हमारा पैर जो फर्श या बस के फर्श के संपर्क में रहता है गति में आ जाता है, परंतु शरीर का ऊपरी भाग जड़त्व के कारण स्थिर ही रहना चाहता है। यही कारण है कि बस के अचानक चल पड़ने पर हम पीछे की ओर गिर सकते हैं।
आगे हम देखें संवेग। संवेग क्या है? अब तक हम जान चुके हैं किसी वस्तु को गति कराने अथवा गतिशील वस्तु को रोकने के लिए उस पर बल लगाना होता है। जरा सोचिए, एक गेंद और एक बड़ा सा पत्थर एक ही वेग से गतिशील है, क्या दोनों को रोकने के लिए समान बल लगाना होगा? किसी वस्तु की गति अवस्था में परिवर्तन करने के लिए केवल वेग का जानना पर्याप्त नहीं है, वेग के साथ ही उसका द्रव्यमान भी महत्वपूर्ण है। वेग और द्रव्यमान की सम्मिलित राशि संवेग कहलाती है। किसी वस्तु के वेग तथा द्रव्यमान के गुणनफल को संवेग कहते हैं। संवेग की परिभाषा होगी, संवेग को पी से दर्शाया जाता है। P बराबर mv इसका सूत्र होता है, जहाँ P बराबर संवेग, m बराबर द्रव्यमान तथा v बराबर वेग होता है। संवेग में परिमाण और दिशा दोनों होते हैं। इसका SI मात्रक किलोग्राम प्रति सेकंड होता है। गति का द्वितीय नियम देखें यदि हम, तो यहाँ द्वितीय नियम भी दिया गया है। न्यूटन की गति के द्वितीय नियम से हमें किसी वस्तु पर लगने वाले बल को मापने की विधि मिलती है। न्यूटन के गति के दूसरे नियम के अनुसार किसी वस्तु के संवेग के परिवर्तन की दर उस पर लगने वाले असंतुलित बल के समानुपातिक होती है। गणितीय रूप से किसी वस्तु पर लगाया गया बल उसमें उत्पन्न त्वरण व वस्तु के द्रव्यमान के गुणनफल के समानुपाती होता है। सूत्र होगा F बराबर ma, या F बराबर ma गति का द्वितीय नियम होता है। इस सूत्र की सहायता से बल द्वारा उत्पन्न त्वरण की गणना कर सकते हैं। गति का तृतीय नियम, इस नियम के अनुसार जब एक वस्तु किसी दूसरी वस्तु पर बल लगाती है तो वह पहली वस्तु भी दूसरी वस्तु पर उतना ही बल विपरीत दिशा में लगाती है। इसका तात्पर्य है कि बल सदैव जोड़े में होते हैं। एक बल को की क्रिया तथा दूसरे बल को प्रतिक्रिया बल कहते हैं। ध्यान देने योग्य बात है कि क्रिया तथा प्रतिक्रिया बल अलग अलग वस्तुओं पर लगते हैं, परंतु एक ही समय पर विपरीत दिशा में लगते हैं। तो गति का तृतीय नियम है वह क्रिया पर प्रतिक्रिया होता है। अब देखें हम संवेग संरक्षण का नियम। यदि किसी निकाय दो या दो से अधिक वस्तुओं पर कोई बाह्य बल आरोपित नहीं होता है तो इस निकाय का कुल संवेग संरक्षित रहता है। यहाँ व्याख्या भी की गई है। मान लीजिए दो वस्तुओं का एक निकाय है तथा इस निकाय पर कोई भी बाह्य बल नहीं लग रहा है, तो दोनों वस्तुएं आपस में एक दूसरे पर बल लगाने के लिए स्वतंत्र हैं। ऐसी स्थिति में दोनों वस्तुओं का कुल संवेग नियत रहेगा। यदि किसी वस्तु का संवेग बढ़ेगा तो दूसरी वस्तु का संवेग कम हो जाएगा। तो यहाँ हमने देखे बल एवं गति के नियम से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण नोट्स। यदि आप यह नोट्स तैयार करते हैं, इन्हें देखते हैं, तो आगे जो प्रश्न देखेंगे हम वस्तुनिष्ठ प्रश्न, रिक्त स्थान, सत्य सत्य, सही जोड़ियाँ, लघुत्तीय प्रश्न और दीर्घोत्तीय प्रश्न, आप आसानी से उनके उत्तर दे सकते हैं। तो इस भाग में हम नोट्स के साथ इसे पूर्ण करते हैं। अगले भाग का आप इंतजार करें। अगले भाग में हम देखेंगे जो हमने बताया वस्तुनिष्ठ प्रश्न, लघुत्तीय प्रश्न, दीर्घोत्तीय प्रश्न, रिक्त स्थान, सत्य सत्य, सही जोड़ियाँ हम अगले भाग में देखेंगे। तो हमारे साथ बने रहें, अगले भाग का इंतजार करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को क्लिक कर ऑल पर प्रेस कर दें, ताकि जैसे ही अगला भाग चैनल पर पब्लिश किया जाएगा तो नोटिफिकेशन के रूप में प्राप्त हो सकेगा। और यह जानकारी आपको कैसी लगी एक कमेंट अवश्य आप करें। जानकारियाँ अच्छी लग रही हैं, आपके कमेंट यदि प्राप्त होते हैं तो हम आगे और भी अध्ययन सामग्री आपको पब्लिश करने का प्रयास करेंगे। वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए आपका धन्यवाद।